हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉस फोरम। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे के.एम. नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ओके, ये केस इस केस को मैं डिटेल में बताने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, आप सभी ने रुस्तम मूवी देखी होगी। यस, तो ये जो पूरा केस है ये ना ये केस रुस्तम मूवी पे नहीं है, रुस्तम मूवी इस केस पे बेसिस बनी हुई है। ओके, तो बस उसको थोड़ा ध्यान में रखिए तो आपको फैक्ट सब अपने आप याद हो जाएंगे। ओके, तो के.एम. नानावटी और हाँ, और जिसने भी हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा जो हमने एक्सेप्शन के ऊपर बात की थी वो प्लीज देखिए, क्योंकि के.एम. नानावटी में हम लोग वो सारे एक्सेप्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, फैक्ट इस केस के ये है कि यहाँ पे 3 लोग होते हैं। ओके, इट्स अ ट्रायंगल सॉर्ट ऑफ। एक होती है सेल्विया जो कि होती है नानावटी की वाइफ, और एक होता है आहूजा, मिस्टर आहूजा। ठीक है, फर्स्ट वन इज सेल्विया जो कि वाइफ होगी नानावटी की, सेकंड इज नानावटी इटसेल्फ एंड थर्ड इज द मिस्टर आहूजा। अब क्या होता है, अब मूवी को रिलेट करते हुए चलना है हमें। अब जो के.एम. नानावटी होते हैं ये एक नेवी ऑफिसर होते हैं। ठीक है, नेवी ऑफिसर होते हैं इन लोग। सेल्विया और के.एम. नानावटी मैरिड हो गए, इनके बच्चे भी होते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि आप बोलो कि मूवी में तो बच्चे नहीं थे, तो सब कुछ वैसा नहीं होता है। ओके, अब क्या होता है कि देयर इज एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बिटवीन सेल्विया एंड द मिस्टर आहूजा। ओके, अब क्या होता है जब के.एम. नानावटी जब वापस आते हैं तो सेल्विया जो है वो कन्फेस करती है, के.एम. नानावटी को कन्फेस करती है और बताती है सेल्विया और मिस्टर आहूजा के रिलेशनशिप के बारे में। ओके, उस टाइम पे नानावटी कुछ नहीं करता है, ही इज वेरी काम। ओके, व्हाट ही डू इज वो अपने बच्चों को और वाइफ को और साथ ही साथ जो नेबर होता है, ठीक है, उनके भी बच्चों को वो ले जाके वो जो मूवी दिखाने ले जाते हैं। ओके, अब क्या होता है उन्हें वहां मूवी थिएटर में ड्रॉप करके वो चले जाते हैं। अब वो जाते कहाँ पर है, वो जाते हैं उनके ऑफिस में जहाँ पे उनकी जो रिवॉल्वर रखी होती है वो रिवॉल्वर वहां से लेते हैं। ठीक है, और सीधा जाते हैं आहूजा के यहाँ पे, मिस्टर आहूजा के यहाँ पे। ओके, और ये जो आगे की स्टोरी बता रही है ये मिस्टर नानावटी ने बताई है। ओके, वो क्लेम करे क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ जो मिस्टर आहूजा प्रेजेंट थे, जो कि उस टाइम पे उनकी डेथ हो गई थी। तो मिस्टर आहूजा के स्टोरी के अकॉर्डिंग जब नानावटी वहां पे पहुंचे तो मिस्टर आहूजा ने क्या उन्हें प्रोवोक किया, उनके वाइफ के बारे में कुछ ऐसा बोला जिसकी वजह से नानावटी प्रोवोक हो गए और उन्होंने फायर किया। सो और वन शॉट में उन्होंने जो है फायर किया आहूजा के ऊपर, तो इसकी वजह से क्या हो गया, मिस्टर आहूजा की डेथ हो गई। ओके, ये बेसिक फैक्ट्स है। ओके, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद के.एम. नानावटी जाते हैं पुलिस स्टेशन और खुद को सरेंडर कर देते हैं। ओके, अब जो फैक्ट्स को अगर हम देखें तो ये 4 कंपार्टमेंट में। फर्स्ट इज द कन्फेशन ऑफ सेल्विया टू नानावटी, सेकंड सिनेमा थिएटर में ले जाते हैं, फोर्थ इज द किलिंग ऑफ आहूजा एंड फिफ्थ इज द सरेंडर बिफोर द पुलिस। ये फैक्ट क्लियर है। अब इसके बाद क्या होता है, जब उन्होंने सरेंडर कर दिया, अब जब ये केस जो है वो सेशन जज में जाता है, सेशन कोर्ट में जाता है, तो वहां पे बैठी थी जूरी। अब ये केस, लेट मी टेल यू, केस है 1962 का। उस टाइम पे जूरी सिस्टम इंडिया में एग्जिस्ट करता था, अब जूरी सिस्टम नहीं है, और इस केस के बाद से जूरी सिस्टम खत्म हो गया। आई मीन वेरी फनी थिंग, बट सेशन जज विद एड ऑफ स्पेशल जूरी, उन्होंने क्या बोला, तो हमने जो मूवी देखी है ना, मूवी में मतलब लास्ट में अक्षय कुमार जो छूट जाते हैं बाहर, तो वो सिर्फ हमने एक जो डिसीजन में जो सेशन जज का जो डिसीजन था बस उतनी थी मूवी, उसके आगे और भी रियलिटी थी जो आपको इस केस के थ्रू पता चलेगी। ओके, तो जूरी क्या कहती है कि कोई ऑफेंस ही नहीं है। ठीक है, कोई इसको ऑफेंस ही नहीं मानती है और एक्विट कर देती है। ओके, के.एम. नानावटी को। अब क्या होता है, फिर ये हाई कोर्ट में जाता है केस। अब हाई कोर्ट कहता है कि भाई ये तो मर्डर है अंडर द 302 ऑफ आईपीसी और 103 क्लॉज 1 ऑफ बीएनएस। ओके, अब फिर सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाता है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है हाँ जी ये मर्डर है अंडर सेक्शन 103 ऑफ बीएनएस। अब मैं ये बार बार सेक्शन इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ओके, अब फिर ना ये केस ना सुप्रीम कोर्ट तक ही सीमित नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट के बाद भी क्या होता है, गवर्नर भी होता है। ठीक है, अब गवर्नर क्या करता है इस केस को, गवर्नर ना यहाँ पे पार्डन दे देता है के.एम. नानावटी को। ठीक है, और पार्डन देने का यहाँ पे राइट गवर्नर को होता है अंडर द आर्टिकल 161 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अब
इस केस में इशू क्या क्या आया कोर्ट के सामने। तो सबसे पहला इशू ये था, वाज नानावटी entitled for the benefit of section 80 of IPC। सेक्शन 80 ऑफ आईपीसी मतलब सेक्शन 18 ऑफ बीएनएस। अब सेक्शन 18 ऑफ बीएनएस क्या कहता है, एक्सीडेंट इन डूइंग लॉफुल एक्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या ये लॉफुल एक्ट था और क्या ये एक्सीडेंट था? ओके, तो आंसर इज बिग नो। यहाँ पे नानावटी ने बहुत कोशिश की ये प्रूव करने की कि इट वाज एन एक्सीडेंट, ओके, बट वो प्रूव नहीं कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे उन्हें सेक्शन 18 ऑफ बीएनएस का एडवांटेज नहीं मिलेगा। देन सेकेंड इशू कोर्ट के सामने आया कि हु गेव द प्रोवोकेशन, वाज इट सेल्विया द वाइफ ऑफ केएम नानावटी या फिर आहूजा? तो कोर्ट इसमें कोर्ट का कोई रिप्लाई नहीं था, कोर्ट ने इस पे कोई रिप्लाई नहीं दिया, कोर्ट वाज साइलेंट अबाउट दिस। देन द थर्ड इशू जो कोर्ट के सामने था, वेदर द कन्फेशन ऑफ अडल्ट्री बाय द वाइफ टू द अक्यूज्ड टू whom that amount to the grave of provocation। तो क्वेश्चन ये था कि जो जब सेल्विया ने कन्फेस किया अपने अडल्ट्री और उनके रिलेशनशिप के बारे में, सेल्विया विद मिस्टर आहूजा, तो क्या इसके वजह से ग्रेव प्रोवोकेशन कॉज हुई? तो आंसर इज यस, हम मान सकते हैं। ओके, देन फोर्थ इशू क्या था, वेदर द नानावटी कॉज द डेथ ऑफ आहूजा अंडर द सडन प्रोवोकेशन। तो आंसर इज नो। अब इसका अब ये जस्ट सिंपली हमें यस और नो में आंसर नहीं देना है। अगर मैं किसी चीज को यस कह रही हूँ तो देयर इज द रीजनिंग, मेरी रीजनिंग नहीं, सुप्रीम कोर्ट की रीजनिंग है उसमें, ठीक है। और अगर मैं किसी चीज को नो कह रही हूँ तो वो यस और नो सेम सुप्रीम कोर्ट के, और इन्होंने प्रॉपर इसके पीछे रीजनिंग दी है। तब सुप्रीम कोर्ट क्यों इस चीज को कह रहा है कि भाई ये सडन प्रोवोकेशन नहीं थी करके? तो अब हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की। द फर्स्ट वन जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, दैट इज द इंटेंशन टू कॉज डेथ। तो यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जब भी आपको एक्सेप्शन का बेनिफिट लेना है तो आपको हमेशा क्या है, प्रोसिक्यूटर को जो है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, आपको एक मियर प्रीपॉन्डरेंस ऑफ पॉसिबिलिटी बतानी होती है। ओके, देन द मीनिंग ऑफ होमिसाइड, ये बहुत हर वीडियो में मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, दैट इज द किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय अदर। देन थर्ड वन इज द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ एक्सेप्शन वन। तो अगर आपको एक्सेप्शन वन को यूज करना है तो उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है? सबसे पहले हमें कंडीशंस पता होनी चाहिए। द डिसीज मस्ट हैव गिवन अ प्रोवोकेशन टू द अक्यूज। तो जो अक्यूज है यहाँ पे केएम नानावटी, ठीक है, उसे प्रोवोक किया था। अब ये जो स्टोरी बनाई है ये केएम नानावटी ने बताई है, ओके, तो हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली वैसा हुआ था या नहीं हुआ था, राइट। तो कंडीशन यहाँ पे फर्स्ट ये है कि डिसीज मस्ट हैव गिवन अ प्रोवोकेशन, ओके, प्रोवोकेशन होनी चाहिए। सेकंड कह रहा है प्रोवोकेशन मस्ट बी सडन। अब वो प्रोवोकेशन कैसी होनी चाहिए? सडन प्रोवोकेशन होनी चाहिए, सडन, ओके, और कैसी होनी चाहिए? ग्रेव नेचर की। ऐसा नहीं होगा कि कोई आके मुझे छोटी सी ट्रिवियल चीज के लिए प्रोवोक कर रहा हूँ, मैं प्रोवोक होगी। नो, इट शुड बी सडन एंड द ग्रेव नेचर प्रोवोकेशन। अब जो ऑफेंडर है, अक्यूज है, that shall have be deprived of his power of self control। और जब उसे प्रोवोक अगर किसी ने प्रोवोक किया उसे, उस टाइम पे क्या होना चाहिए कि वो उसके खुद के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, ओके। जब वो एक्ट कर रहा है, अगर वो खुद के कंट्रोल में, तो हाउ कैन यू टेक द बेनिफिट ऑफ द एक्सेप्शन कि ओके आई हैव डन दिस अंडर द ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन? ना, उस टाइम पे आपका जो सेल्फ कंट्रोल है वो खुद पे नहीं होना चाहिए। देन कंडीशन क्या कहती है, और and that should be killed the disease during the continuance of the deprivation of self control। this is very important point। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई मुझे आके कुछ कह रहा है, कुछ बहुत ज्यादा ऑफेंसिव चीज कह रहा है और मैं इस चीज को सुन के प्रोवोक होगी, ओके, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन। लेकिन एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, मैंने कुछ नहीं किया, बस वेरी काम, और मैं तीसरे दिन जाके उस पर्सन को हर्ट कर रही हूँ और ये बोल रही हूँ कि तुमने मुझे ऐसा कहा था इसलिए मैंने हर्ट किया करके। तो क्या वो वैलिड होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यार कंडीशन क्या कह रही है कि ये जो भी ऑफेंस या जो किलिंग होगी वो कब होनी चाहिए? इन द कंटिन्यूएंस ऑफ द डिप्रिवेशन ऑफ द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल। ये उसके कंटिन्यूएंस में होनी चाहिए कि अब सेल्फ कंट्रोल नहीं है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही, इतना ज्यादा मैं गुस्सा हूँ, प्रोवोक्ड हूँ, उसमें मैंने एक्ट किया। दैट शुड बी समथिंग जो कंसिडर करेगा, ओके। देन क्या कह रहा है लास्ट पॉइंट कि ऑफेंडर मस्ट कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन हु गेव अ प्रोवोकेशन और दैट एनी अदर पर्सन बाय मिस्टेक और एक्सीडेंट। तो मतलब डेथ होनी चाहिए, राइट।
तो ही मर्डर होगा, तो ही तो आपको उसका एक्सेप्शन बेनिफिट मिलेगा। ओके, अब डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोवोकेशन, मैंने कहा ना मैं आपको एक एक चीज को हम लोग डिटेल में देखेंगे, हर कंपोनेंट को। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोवोकेशन क्या कहती है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोवोकेशन दो चीजें कहती है कि क्या सफिशिएंट इंटरवल था, ठीक है, क्या सफिशिएंट इंटरवल था सिंस द प्रोवोकेशन टू अलाउ द रीजनेबल मैन टू कूल। मतलब अगर मैंने जैसे बताया, मेरी एक फ्रेंड नहीं, कोई भी स्ट्रेंजर लेट्स से, ठीक है, वो मेरे पास आई, उसने मुझे कुछ बहुत ज्यादा ऑफेंसिव बोला मेरे बारे में, या मुझे कुछ बहुत गंदा 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 बोला उसने, ठीक है। अब क्या हो गया, ठीक है, कि मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा उसकी बातों की वजह से मैं प्रोवोक हो गई, ठीक है, सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन हो गई। अब मैंने उसके बाद उससे बात ही नहीं करी, ठीक है। अब क्या हो गया, ये जो पीरियड है, मैं एक दो दिन बात नहीं करी, ये क्या हो गया, कूलिंग पीरियड हो गया। मतलब मेरा वो गुस्सा, ठीक है, वो प्रोवोकेशन, वो क्या हो गई, कूल डाउन हो गई। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हमें देखना पड़ेगा कि क्या सफिशिएंट इंटरवल था कि जहाँ पे किसी रीजनेबल मैन को शांत होने के लिए टाइम मिल सकता था। ये चीज देखनी है प्रोवोकेशन में। और देखना है हमें हीट ऑफ पैशन मतलब जैसे उसने आके मुझे बताया, मैंने वैसे ही कुछ तुरंत एक्ट कर दिया, हीट ऑफ पैशन कहते हैं ना, गुस्से में हो गया, दैट इज हीट ऑफ पैशन। ओके, तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोवोकेशन में हमें दो चीजें देखनी है, क्या सफिशिएंट इंटरवल कूलिंग पीरियड था, और या हीट ऑफ पैशन। अब देखता है टेस्ट ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। अब हम लोग कैसे चेक करेंगे कि भाई ये सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन थी? अब हो सकता है ना कि भाई इट वाज नॉट दैट नेचर ऑफ ग्रेवनेस और इट वाज नॉट दैट सडन, तो हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे? तो एक होता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में क्या होगा, वेदर द रीजनेबल मैन बिलोंग टू द क्लास ऑफ सोसाइटी। अब ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट में क्या होगा, अब जरूरी नहीं सब लोग एक जैसा बिहेव करते हैं, राइट, एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट, ठीक है। अब जो हम लोग कभी कभी इस चीज को रिएक्ट करते हैं, डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑफ थिंग, लाइक बैकग्राउंड, हमारा कल्चर कैसा है, व्हाट द हैबिट्स वी हैव, राइट, एवरीथिंग। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि कोई रीजनेबल मैन है, अगर वो बिलोंग करता है सेम क्लास ऑफ सोसाइटी को, अगर उसे सेम सिचुएशन में रखा जाए, क्या वो तब भी ऐसे एक्ट करता? अब आप एक बात बताइए, छोटे से बच्चे को, छोटे से बच्चे का माइंडसेट आप किसी अडल्ट से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर नॉट द सेम, राइट। सो वैसे ही अगर कोई पुअर पर्सन है और कोई अल्ट्रा रिच है, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम देम कि वो सेम रिएक्ट करें चीजों को लेकर। तो इसीलिए जब हम लोग रीजनेबल मैन का टेस्ट करते हैं, तो देखते हैं कि क्लास ऑफ सोसाइटी, ओके, तो यहाँ पे देखेंगे कि के.एम. नानावटी की जो क्लास है, अगर क्या सेम क्लास का कोई और बंदा होता वहां पे, तो क्या वो भी ऐसे ही रिएक्ट करता? और अगर सेम सिचुएशन में क्या वो भी यही रिएक्ट करता? तो इसीलिए जो बिलोंग करते हैं सेम से पार होने चाहिए वो। सेकंड देखेंगे कि वर्ड गेस्चर आर सफिशिएंट। तो भाई हाँ, इंडिया में माना गया है, कोर्ट ने भी ये माना है कि इंडिया में वर्ड्स हो गए, गेस्चर्स हो गए, ये सफिशिएंट होते हैं किसी को प्रोवोक करने के लिए, बट सर्टेन सर्कमस्टेंसेस देखे जाते हैं। Then the mental background, yes, the mental background matters a lot. ओके, यहाँ पे मेंटल बैकग्राउंड की बात क्यों हुई? जैसे मैंने बताया था के.एम. नानावटी नेवी ऑफिसर्स थे, तो दे हैव स्ट्रॉन्ग मेंटल कैपेसिटी। आई मीन कोई उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आप उन्हें थोड़ा सा प्रोवोक कर दे और वो इतना ड्रास्टिक स्टेप ले ले। तो यहाँ मेंटल बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है, राइट। तो मेंटल बैकग्राउंड चेक करेंगे। देन द ब्लो ड्यूरिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ पैशन। तो जब आप हीट ऑफ पैशन में जब आपने एक्ट किया, आपने मिस्टर आहूजा को मारा, तब ये देखेंगे कि उसमें क्या कोई स्कोप था कि आप कोई कैलकुलेशन या उससे थोड़ा बहुत भी कुछ छेड़खानी कर सकते थे। तो यहाँ पे ये चीजें भी नोट डाउन की जाएगी। देन रीजनेबल मैन का टेस्ट, एक रीजनेबल मैन क्या होता है, then that led down to decide the what grave and sudden provocation and on what basis the man can be said reasonable। तो ऐसी क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिसको देख के हम ये बोले कि ओके दिस मैन इज अ रीजनेबल मैन। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भाई, कोई एक ऐसी स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो नहीं है कि अगर ये चीजें टिक टिक होगी तो ओके यू आर अ रीजनेबल मैन, अगर इसमें से कुछ ये नहीं है तो यू आर नॉट अ रीजनेबल मैन। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे सर्टेन सर्कमस्टेंसेस बताए जो डिपेंड करते हैं कस्टम पे, मैनर, वे ऑफ लाइफ और ट्रेडिशनल वैल्यू। ओके, तो इन सब चीजों को देखते हुए हम बोलेंगे कि ओके दिस पर्सन इज अ रीजनेबल मैन और नॉट। और रीजनेबल मैन हमेशा ऐसे देखा जाएगा सेम सोसाइटी का पर्सन अगर सेम कंडीशन में होता तो वो क्या करता, राइट, ऐसे। दैन द रेशियो ऑफ द प्रीवियस। तो इस केस में
एम्परर वर्सेस बाल्कू एंड द बाबूलाल वर्सेस स्टेट, इन दो केसेस का भी जो है रेफरेंस कोर्ट ने लिया था इसमें। और लास्ट में अगर क्रक्स की बात करें तो इसमें जो है कन्विक्ट किया था मर्डर के लिए के.एम. नानावटी को, और उसे बेनिफिट ऑफ डाउट जो एक्सेप्शन 1 ऑफ सेक्शन 101 है वो नहीं दिया था क्योंकि वो प्रूफ नहीं कर पाया था। ओके, लेकिन बाद में क्या होता है कि गवर्नर जो है पार्डन कर देता है। ओके, आई होप ये केस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और इसी के साथ हम लोगों का के.एम. नानावटी वाला केस कंप्लीट होता है। थैंक यू।